अगर आपके सिलेबस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इस सिलेबस को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपने वो सुन ली तो उसके बाद आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिलेबस समझने का मतलब है कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये चैप्टर्स हमसे क्या कह रहे हैं, इन चैप्टर्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसका आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। तो शुरू करें। तो ये देखो, ये हमारे 3 दोस्त हैं। देखो गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ये हमारे 3 दोस्त हैं। ये जो है कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम इन्होंने रखा ABC लिमिटेड। तो ये इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी। अब कंपनी कैसे स्टार्ट करेंगे? तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करा जाता है? सबसे पहले अपनी जेब से पैसा लगाया जाता है। तो वही काम इन्होंने करा। इन्होंने जो है अपनी जेब से पैसा लगाकर कंपनी को पैसा दिया। तो एक तरफ इन्होंने कंपनी को पैसा दिया, दूसरी तरफ कंपनी ने इनको बिजनेस के अंदर ओनरशिप दी। अगर आपने किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है तो वो बिजनेस आपका है ना, आप उसके ओनर हो। अगर आपने कोई दुकान खोली है तो दुकान खोलने के लिए पैसा आपने अपनी जेब से लगाया है, तो आप उस दुकान के मालिक हो। तो वही सिंपल सी बात है। इन 3 लोगों ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, तो ये 3 लोग इस कंपनी के मालिक हैं। अब कंपनी के केस में क्या होता है ना, जो कंपनी के मालिक होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है शेयर होल्डर। अब इनको शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप समझ लो कि ये तीनों जो है इस कंपनी के ओनर है। तो ये क्या कर रहे थे? कंपनी के अंदर बिजनेस कर रहे थे, बढ़िया सा काम चल रहा था। इनके पास थे टोटल 50 लाख रुपए। तो इन्होंने मिलकर जो है कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए लगा लिए और काम शुरू कर लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद इनको और पैसों की जरूरत पड़ गई। इनको जो है 80 लाख रुपए की और जरूरत पड़ गई। तो अब इनको 80 लाख रुपए और चाहिए। इनके पास है नहीं पैसे, तो अब ये कहाँ से लाएंगे 80 लाख रुपए? कंपनी को 80 लाख रुपए की जरूरत है। तो कंपनी के केस में क्या होता है ना, ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेस है, कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करा जा रहा है। तो ये जो बिजनेस है ये मार्केट में जाएगा जनरल पब्लिक के पास, आम लोगों के पास, आपके हमारे जैसे आम लोगों के पास। ये है जनरल पब्लिक, ये पब्लिक है। इनके पास जाएगी ये कंपनी इनके पास जाएगी और जाकर बोलेगी कि मुझे 80 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो क्या तुम मुझे 80 लाख रुपए देने को तैयार हो? क्या तुम इस कंपनी के अंदर पैसा लगाने को तैयार हो? जिस तरीके से इन 3 दोस्तों ने इस कंपनी को पैसा दिया था, उसी तरीके से कंपनी जो है अब जनरल पब्लिक से, आम लोगों से पैसा मांग रही है। तो यहाँ पर जनरल पब्लिक थी, उसमें से ये कुछ लोग थे जिन्होंने इस कंपनी के अंदर इंटरेस्ट दिखाया, जिन्होंने ये सोचा कि कंपनी तो बढ़िया चल रही है, तो क्यों ना इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा जाए, क्यों ना इस कंपनी का, इस बिजनेस का पार्ट बना जाए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस कंपनी को पैसा दे दिया। तो कंपनी के पास पैसा आ गया, कितना आ गया? 80 लाख रुपए। तो अब बताओ कंपनी इनको बदले में क्या देगी? यहाँ पर इन 3 दोस्तों ने कंपनी को पैसा दिया था, तो कंपनी ने इनको बिजनेस के अंदर ओनरशिप दी थी। उसी तरीके से यहाँ पर जनरल पब्लिक, इन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है, तो बदले में कंपनी इनको क्या देगी? बदले में कंपनी इनको अपने बिजनेस के अंदर ओनरशिप देगी। तो जिस तरीके से ये लोग कंपनी के ओनर थे, ये 3 लोग कंपनी के ओनर थे, उसी तरीके से ये लोग भी कंपनी के ओनर हो गए। ये जो जनरल पब्लिक है जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, कितने लोग हैं ये? 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8 9 10, टोटल ये 10 लोग हैं। इन 10 लोगों ने कंपनी को पैसा दिया, तो ये 10 लोग भी कंपनी के ओनर बन जाएंगे। कंपनी इनको अपने बिजनेस के अंदर ओनरशिप दे देगी। अब देखो कंपनी के अंदर ओनरशिप देने का क्या हिसाब किताब होता है। कंपनी जो है आपको एक पर्ची काट के दे देगी, आप एक सर्टिफिकेट मान सकते हो। कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी जिसका नाम होता है शेयर सर्टिफिकेट। कंपनी जो है अपने ओनर्स को शेयर सर्टिफिकेट देती है। आजकल तो डिजिटल सारा काम होने लग गया, शेयर मार्केट के अंदर भी डिजिटली शेयर की ट्रेडिंग होती है, परचेज सेल होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम पे शेयर सर्टिफिकेट मिला करता था। तो कंपनी क्या करती थी, अपने मालिकों को एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। ये इस बात का प्रूफ होता था कि आपने कंपनी के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करा है, आपने कंपनी को इतना पैसा दिया है। इस शेयर सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता था कि इस इंसान ने मुझे, इस पर्सन ने मुझे इतना पैसा दिया है। जिसने पैसा दिया उसका नाम भी लिखा होता था और अमाउंट भी लिखी होती थी। तो कंपनी ने सबसे पहले क्या करा था, इन 3 लोगों को शेयर सर्टिफिकेट दिया था। इन्होंने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने इनको शेयर सर्टिफिकेट दिया। उसी तरीके से कंपनी ने जो है इन 10 लोगों को भी शेयर सर्टिफिकेट दिया। बेसिकली आप बोल सकते हो कंपनी ने इनको शेयर्स दिए। हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। हम जो है इस सब्जेक्ट के अंदर कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सारी बात कंपनी की करनी है। तो कंपनी के केस में एक वर्ड आता है शेयर। जब भी कोई कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, कंपनी को पैसा देता है, कंपनी के अंदर बिजनेस का पार्ट बनता है, तो बदले में जो है कंपनी उसे शेयर देती है, एक सर्टिफिकेट देती है जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। और जिसके पास ये शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। तो कंपनी के अंदर ओनर को क्या बोला जाता है? ओनर को बोला जाता है शेयर होल्डर।
उसी तरीके से यहाँ पर ये 3 लोगों को क्या बोला गया था, कंपनी के अंदर इनको बोला गया था शेयर होल्डर। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास 2 तरीके की कंपनी होती है। अब जिनको मालूम होगा, जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि हमारे पास 2 तरीके की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी, दूसरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 लोग चाहिए। मैंने यहाँ पर जो है ये पब्लिक कंपनी बनाई है। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए, तो यहाँ पर 3 लोगों ने कंपनी स्टार्ट कैसे कर दी? तो ये तो मैंने आपको सिलेबस के लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अब ये मत मान के चलना कि 3 लोग मिलकर पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी है तो आपको मिनिमम 7 लोग चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी अगर आपको शुरू करनी है तो मिनिमम मेंबर्स की लिमिट होती है 2। ये सब बातें हम पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर। तो आपको ये बात समझ में आ गई? कंपनी के ओनर को जो है शेयर होल्डर बोला जाता है। ये लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं और बदले में कंपनी इनको अपने शेयर्स देती है, यानी शेयर सर्टिफिकेट देती है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब जो है एक और टाइप के लोग होते हैं, उन्हें बोला जाता है डिबेंचर होल्डर्स। अब ये कौन होते हैं? सेम वही एग्जांपल है। 3 दोस्त हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, कंपनी के अंदर पैसा लगाया, तो बदले में कंपनी ने इनको अपने बिजनेस के अंदर ओनरशिप दी। तो ये 3 लोग कंपनी के ओनर हो गए, जिन्हें हम बोलेंगे शेयर होल्डर। इन्होंने कंपनी के अंदर कितना पैसा लगाया? 50 लाख। अब कुछ टाइम के बाद कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी। कितने की जरूरत पड़ी? कंपनी को जो है 70 लाख रुपए की और जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर कंपनी चाह रही है कि मैं जो है जनरल पब्लिक के पास जाऊँ और जनरल पब्लिक के पास जाके उनसे पैसे मांग लूँ, लेकिन ये जो 3 कंपनी के मालिक हैं, ये कंपनी को ऐसा करने से मना कर देते हैं। अब क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारी जो ओनरशिप है वो ज़्यादा हिस्सों में बटे, हमारे हाथ से कंपनी का कंट्रोल निकले, ऐसा ये नहीं चाहते। पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ? सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करी थी 3 लोगों ने। स्टार्टिंग में ये 3 लोग कंपनी के ओनर थे, इन्होंने कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन बाद में जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी तो बाहर वालों से, जनरल पब्लिक से 80 लाख रुपए और ले लिए और कंपनी ने इनको अपने बिजनेस के अंदर ओनरशिप दे दी। तो कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उस टाइम पर कंपनी ने जनरल पब्लिक से पैसा मांगा, जिसकी वजह से ये 10 लोग भी कंपनी के ओनर बन गए। तो अब टोटल कंपनी के अंदर कितने लोग ओनर हो गए? 10 + 3 13 लोग हो गए। तो अब इससे हुआ क्या? कंपनी के अंदर ओनरशिप ज़्यादा लोगों में डिवाइड हो गई। यहाँ पर कंपनी की ओनरशिप पहले 3 लोगों के पास थी, बाद में जो है 13 लोगों के पास हो गई। तो जैसे जैसे कंपनी की ओनरशिप डिवाइड होती जाएगी, ज़्यादा लोगों के हाथ में बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इन 3 लोगों के पास से कंपनी का कंट्रोल भी कम होता जाएगा। तो कई बार क्या होता है, जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम जो है ये नहीं चाहते कि हमारा जो है कंपनी के ऊपर से कंट्रोल निकले, हम और ज़्यादा ओनर्स नहीं बनाना चाहते। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये कंपनी को कहते हैं कि तुम जनरल पब्लिक के पास जाके उससे पैसा तो लो, लेकिन एज अ इन्वेस्टमेंट मत लो। ये जनरल पब्लिक तुम्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसा नहीं देगी, बल्कि कंपनी जो है इस जनरल पब्लिक से लोन ले लेगी। कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस बार इन जनरल पब्लिक से जाके लोन मांगेगी कि मुझे 70 लाख का लोन दे दो। बदले में कंपनी इनको क्या देगी? बदले में कंपनी इनको इंटरेस्ट देगी। लोन के बदले तो इंटरेस्ट ही मिलता है। अगर आप किसी को लोन देते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है जनरल पब्लिक से लोन मांग लेती है। तो इन्होंने जो है कंपनी को 70 लाख का लोन दे दिया। अब यहाँ पर बदले में कंपनी इनको इंटरेस्ट दे देगी, वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए कि इन्होंने कंपनी को लोन दिया है। तो वो प्रूफ भी एक सर्टिफिकेट होता है। कंपनी इनको भी एक सर्टिफिकेट इशू कर देगी, लेकिन इस सर्टिफिकेट का नाम क्या होगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट। कंपनी अगर जनरल पब्लिक से लोन लेती है तो बोला जाएगा कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करा है, और ये जो जनरल पब्लिक होगी जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, इनके पास ये डिबेंचर का सर्टिफिकेट आ गया, तो ये लोग कहलाएंगे डिबेंचर होल्डर्स। जिस तरीके से यहाँ पर ये लोग क्या कहला रहे थे, जो कंपनी के ओनर्स थे, इनको शेयर मिला था, शेयर सर्टिफिकेट मिला था कंपनी से, तो ये लोग कहला रहे थे कंपनी के शेयर होल्डर्स। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जनरल पब्लिक जो ये हमारे शेयर होल्डर्स थे, इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा क्यों लगाया, बदले में कंपनी इनको क्या देगी? तो आप खुद ही सोच लो। अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हो तो उस केस में आपको बिजनेस क्या देता है? बिजनेस आपको बदले में प्रॉफिट देता है। तो वही बात यहाँ पर भी है। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो प्रॉफिट किस में बटेगा? मालिकों के बीच में ही तो बटेगा। कंपनी जो भी अर्निंग करेगी वो अर्निंग मालिकों को ही बटेगी, ओनर्स को ही बटेगी। कंपनी जब अपने प्रॉफिट को ओनर्स के बीच में डिवाइड करती है तो उसको बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक वर्ड होता है, ध्यान से सुनो, डिविडेंड। जब कंपनी अपना प्रॉफिट ओनर्स को डिवाइड करती है, शेयर होल्डर्स को बांटती है, तो उसको बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो और कंपनी के ओनर बनते हो तो उस केस में कंपनी आपको बदले में डिविडेंड देगी। और अगर आप कंपनी के अंदर पैसा लगाते हो एज अ लोन तो उस केस में आप कंपनी के ओनर नहीं बनोगे। यहाँ पर ये लोग कंपनी के ओनर नहीं है, इन्होंने सिर्फ कंपनी को लोन दिया है और बदले में कंपनी से इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन लोगों को कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, ये लोग कंपनी के मालिक नहीं है, इनको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि इनको इंटरेस्ट मिलेगा।
तो समझ में आ रही है बात? तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपने समझनी थी। अब इसके बाद आप एक एक करके देखते हुए चलो, आपको सारे चैप्टर्स के नाम और उसका मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, पहला हमारा चैप्टर आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। कंपनी के मालिकों को शेयर दिया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी की हमें अकाउंटिंग करनी है। जब कंपनी अपने शेयर पब्लिक को देती है तो उसको बोला जाता है इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी को अगर जनरल पब्लिक पैसा देती है और बदले में कंपनी पब्लिक को ओनर बनाती है तो उसको बोला जाता है इश्यू ऑफ शेयर। उसके बाद इसके अंदर हमें दूसरी चीज़ पढ़नी है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। कंपनी जो है इन लोगों से, इन जनरल पब्लिक से 80 लाख रुपए एक साथ ले लेगी, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी कहेगी कि अभी मुझे पूरे 80 लाख की ज़रूरत नहीं है, अभी एक काम करो, मुझे जो है सिर्फ 50 लाख दे दो, बाकी का 30 लाख तुम बाद में दे देना। यानी कंपनी जो है इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग सकती है। तो कई बार जो है कंपनी इंस्टॉलमेंट में भी पैसा मांग लेती है। तो उस केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जो है पहले तो पैसा दे देते हैं लेकिन बाद में बची हुई इंस्टॉलमेंट नहीं देते। लेट सपोज यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोगों ने कंपनी को पहले इंस्टॉलमेंट दे दी। कंपनी ने 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा, इन्होंने कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, लेकिन दूसरी इंस्टॉलमेंट देने में ये लोग फेल हो गए। इन्होंने कंपनी को पहली इंस्टॉलमेंट दी थी तो कंपनी ने इनको उसी टाइम पर शेयर दे दिए थे। कंपनी तो ये सोच रही थी कि पहली इंस्टॉलमेंट दे दी तो दूसरी भी दे देंगे, लेकिन इन्होंने कंपनी को दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दी। तो उस केस में कंपनी के पास पावर होती है कि कंपनी जो है पहले इशू करे गए शेयर को बाद में फोरफिट कर सकती है। जिन लोगों ने कंपनी को आगे की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी उन लोगों से कंपनी शेयर्स वापस छीन सकती है। शेयर्स को वापस छीनने को बोलते हैं फोरफीचर। फोरफिट करना, शेयर को वापस कब्जे में ले लेना। तो कंपनी उन शेयर होल्डर्स से शेयर्स को वापस खींच लेती है, वापस ले लेती है जिन शेयर होल्डर्स ने आगे की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी होती। तो इसको बोला जाता है फोरफीचर ऑफ शेयर। अब यहाँ पर कंपनी के पास कुछ फोरफिट करे हुए शेयर आ गए, तो कंपनी के पास शेयर तो वापस आ गए, लेकिन कंपनी के पास पैसा तो नहीं आया। कंपनी को पैसों की तो जरूरत है ना। तो कंपनी क्या करती है, उन शेयर्स को, जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिट करे थे, उन शेयर्स को कंपनी नए लोगों को री इशू कर देती है, नए लोगों को देती है। यहाँ पर मान लो ये 2 लोगों ने कंपनी को, ये 2 लोग हैं, इन्होंने कंपनी को टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं दी। तो उस केस में क्या करा, कंपनी ने इन 2 लोगों से शेयर वापस ले लिए, इन 2 लोगों से शेयर फोरफिट कर लिए। लेकिन कंपनी को इससे पैसा तो मिलने वाला नहीं है, कंपनी को पैसों की जरूरत है। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन फोरफिट करे गए शेयर्स को आगे किसी नए लोगों को इशू कर देगी। कुछ और भी लोग होंगे जिनको कंपनी का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट होगा, जिनको कंपनी का ओनर बनने में इंटरेस्ट होगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इन लोगों से शेयर को फोरफिट करके इन लोगों को बेच देती है, इन नए लोगों को बेच देती है। तो अगर फोरफिट करे हुए शेयर, फोरफीचर वाले शेयर्स को दोबारा से इशू करा जाए तो उसको बोला जाता है री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। इसके अंदर हम और भी कई सारी बातें देखेंगे, ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया। उसके बाद दूसरा होता है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर। जब कंपनी लोन लेती है तो उस टाइम पर कंपनी शेयर्स की जगह डिवेंचर इशू करती है, तो उसको बोला जाता है इशू ऑफ डिवेंचर। तीसरा होता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने पहले जो लोन लिया हुआ था, जो डिवेंचर पहले इशू करे थे, उन डिवेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस कर देगी। कंपनी क्यों बिना वजह इंटरेस्ट पे करेगी? अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है, डिवेंचर होल्डर्स को, उन डिवेंचर्स वालों को जिनसे कंपनी ने लोन लिया था, कंपनी उनको पैसा वापस कर देती है। डिवेंचर्स को अगर पैसा वापस करा जाता है तो उसको बोला जाता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होगा रीपेमेंट। कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देगी। उसी तरीके से एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन। हमारे पास 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर कंपनी ने इन लोगों को शेयर्स दिए। अब इसमें से क्या होता है, कुछ लोगों के पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स होंगे, कुछ लोगों के पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। ये होगा कुछ इक्विटी शेयर्स, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स। 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कंपनी के बड़े मालिक, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कंपनी के छोटे मालिक। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप कंपनी के ओनर हो, कंपनी के मालिक हो। लेकिन शेयर के अंदर भी 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वाले होते हैं बड़े मालिक, प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं छोटे मालिक। तो अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, कंपनी ने जो है डिवेंचर्स को भी उसका पैसा वापस कर दिया, कंपनी ने अपना लोन की रीपेमेंट कर दी, लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनी के पास और एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, तो ये 3 लोग क्या चाहेंगे, यहाँ पर जिन्होंने कंपनी शुरू करी थी, ये लोग क्या चाहेंगे, ये लोग चाहेंगे कि हमारे पास अब पैसा आ चुका है, कंपनी के पास अब पैसा आ चुका है, तो अब क्यों ना इन शेयर वालों को, इन लोगों को जिन्होंने बाद में कंपनी के शेयर खरीदे थे, इन लोगों को इनका पैसा वापस करा जाए, इनको कंपनी के ओनरशिप से बाहर निकाला जाए। जो 3 लोग हैं जिन्होंने कंपनी शुरू करी थी, ये लोग चाहेंगे कि वापस से हमारे पास कंपनी का कंट्रोल आ जाए, कंपनी का जो ओनरशिप हमारी डिवाइड हुई थी वो ओनरशिप वापस से हमारे पास आ जाए। अगर डिवेंचर होल्डर्स को पैसा देने के बाद, कंपनी अपना लोन सारा रीपे करने के बाद, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है, तो उस केस में कंपनी जो है
कई बार अपने प्रेफरेंस शेयर्स को उनका पैसा वापस कर देती है, यानी छोटे मालिकों को उनका पैसा वापस कर देती है। और फिर उसके बाद अगर कंपनी के पास और पैसा बचता है तो कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी उनका पैसा वापस कर देगी। तो यही हमारा अगला चैप्टर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना। उसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर पैसा वापस करा जाता है, बड़े मालिकों को अगर पैसा वापस करा जाता है तो उसको बोला जाता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। उसके बाद आता है अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन। अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देती है? डिविडेंड देती है। मैंने आपको बताया था कंपनी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसको बोला जाता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिविडेंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है उसके ऊपर हमारा 6th चैप्टर है। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। कंपनी जो है कई बार बोनस शेयर भी इशू करती है। बोनस का मतलब होता है कंपनी फ्री में शेयर इशू कर रही है। तो कई बार कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर इशू करती है, और कई बार कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट में भी शेयर इशू करती है, यानी मार्केट से कम रेट में शेयर इशू करती है। तो अगर कंपनी मार्केट से कम रेट में शेयर इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसको बोला जाता है राइट इशू। तो बोनस इशू का मतलब होगा फ्री में शेयर देना, और राइट इशू का मतलब होगा मार्केट से कम रेट में शेयर देना। तो ये हमारा 7th चैप्टर हो जाएगा। इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। फिर आता है अमेलगमेशन ऑफ कंपनी। इसके अंदर क्या होता है, कई बार जो है दो कंपनी मिलकर एक तीसरी कंपनी बन जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स लिमिटेड है और दूसरी वाई लिमिटेड है। ये दो अलग अलग कंपनी है। एक्स लिमिटेड जो है आटा बना रही है, वाई लिमिटेड मसाला बना रही है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिक्स हो जाते हैं और मिलकर एक नई कंपनी बना लेते हैं जिसको बोलते हैं एक्स वाई लिमिटेड। यहाँ पर क्या हुआ, ये एक नई कंपनी बन गई। इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना दी एक्स वाई लिमिटेड। इसको बोलेंगे अमेलगमेशन। अब ये जो नई कंपनी है ये एक्स वाई लिमिटेड जो है आटा भी बनाएगी और मसाला भी बनाएगी। तो कई बार जो है अमेलगमेशन भी हो जाता है, दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना लेते हैं। फिर आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी की हालत खराब है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है अपने क्रेडिटर्स के पास जाएगी, अपने बैंक के पास जाएगी। कंपनी ने बैंक से उधार लिया, कंपनी बैंक वालों के पास जाएगी, क्रेडिटर्स के पास जाएगी और जाकर बोलती है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कंपनी जो है कभी भी डूबने वाली है। लेट सपोज मान लेते हैं किसी कंपनी ने बैंक को 1000 रुपये देने हैं, तो कंपनी क्या कहती है कि एक काम करो, तुम 1000 रुपये के बदले 100 रुपये रख लो। कंपनी जो है बैंक वालों के सामने हाथ पैर जोड़ेगी कि तुम 100 रुपये रख लो, और लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो वैसे भी कंपनी बंद होने वाली है। तो अब इस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक 1000 रुपये के बदले 100 रुपये रख लेगा। बैंक को भी पता है कि अगर कंपनी बंद हो गई तो उसे 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, उसका पैसा वैसे भी डूब जाएगा। तो कई बार जो है कंपनी अपना लोन कम करवाने निकलती है। कंपनी जो है अपने क्रेडिटर्स के पास जाएगी और जाके बोलेगी कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपये देने हैं, एक काम करो 2000 में सेटलमेंट कर लो। नहीं करोगे वैसे भी तुम्हारा नुकसान है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी। अगर कंपनी बंद हो गई तो सारा का सारा पैसा तुम्हारा डूब जाएगा। तो इससे अच्छा है तुम कम पैसों में मान जाओ। तो इस केस में क्रेडिटर्स को बैंक को मानना ही पड़ता है। तो ये लोन कम करवाने के प्रोसीजर को बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगला चैप्टर आता है हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर मान लो कंपनी की हालत बहुत ही खराब है तो उस केस में क्या होगा, कंपनी बंद ही हो जाएगी। कंपनी को बचाना पॉसिबल नहीं है तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी बंद होती है तो उस केस में पूरा एक प्रोसेस फॉलो करा जाता है जिसको बोला जाता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। यहाँ पर इसको सही कर लेना, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नाम है इसका। कंपनी का लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन मतलब होगा कंपनी को बंद करने का पूरा प्रोसेस, उसकी हम अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिस तरीके से आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट बनाए थे उसी तरीके से हम कंपनी के फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं। हर साल के ईयर एंड पे कंपनी का फाइनल अकाउंट बनेगा। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं उसका एक पूरा प्रोसीजर हमें बता रखा है। हमारे पास एक कंपनी लॉ होता है, कंपनीज एक्ट है, जिसके अंदर कंपनी के पूरे रूल्स और रेगुलेशन दे रखे होते हैं। तो उसी कंपनी लॉ के अंदर जो है कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे पास फाइनल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है कि किस तरीके से कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो उसको हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर आता है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, कंपनी की गुडविल होती है, शेयर्स होते हैं। तो उसकी वैल्यूएशन, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो वो किस तरीके से निकाली जाती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो इस चैप्टर में देखने को मिलती है। फिर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी के अंदर कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कंपनी के अंदर कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। सिर्फ कैश की बात होती है यहाँ पर, उसकी एक स्टेटमेंट बनती है, उसको यहाँ पर देखेंगे। फिर आता है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। कंपनी जो है लेट सपोज यहाँ पर एक रॉ मटेरियल परचेस करके लाई 200 का। ये लकड़ी कंपनी 200 में परचेस करके लाई, ये रॉ मटेरियल है। उसके बाद कंपनी ने इसको प्रोसेस करके इसका फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, फिनिश गुड बना दिया, फर्नीचर, जिसे कंपनी 800 रुपये में सेल कर रही है। तो यहाँ पर बीच का डिफरेंस कितना है, 600 रुपये का। इस 600 रुपये को बोला जाता है वैल्यू एडिशन। कंपनी ने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के पूरे प्रोसेस में अपना वैल्यू एडिशन करा 600 रुपये का, इसको बोलेंगे वैल्यू एडिशन। तो इस 600 रुपये के वैल्यू एडिशन को समझाया जाता है एक पूरे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के अंदर कि आखिर ये खर्चा कैसे हुआ, किस पर हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। उसको समझाने के लिए हमारी एक स्टेटमेंट बनती है जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर है हमारा अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज।
जो हमारे बैंक्स होते हैं, हमारे पास कई सारे बैंक्स हैं, कई गवर्नमेंट बैंक्स हैं, कई प्राइवेट बैंक हैं। तो सभी तरीके के बैंक्स जो हैं वो एक कंपनी होते हैं और वो जो है अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो बैंकिंग की अकाउंटिंग कैसे होती है, बैंकिंग कंपनीज कैसे अकाउंटिंग करती हैं, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। फिर आता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस की कितनी सारी कंपनी है, LIC है, कई सारी कंपनी है, वो किस तरीके से अकाउंटिंग करती हैं उसको हम इस चैप्टर के अंदर समझते हैं। फिर आता है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, लेट सपोज ये है A लिमिटेड, ये कंपनी है A लिमिटेड, दूसरी कंपनी है यहाँ पर B लिमिटेड, A लिमिटेड, B लिमिटेड। A लिमिटेड जो है बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर मान लो उसने B लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, अगर आप किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेते हो, शेयर खरीदने का मतलब होता है आपके पास कंपनी की ओनरशिप आ गई। तो अगर A लिमिटेड के पास B लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर आ गए, इसका मतलब A लिमिटेड के पास B लिमिटेड की 50% से ज़्यादा की ओनरशिप आ गई। इसका मतलब है कि अब B लिमिटेड के अंदर कोई भी डिसीजन होगा वो कौन लेगा, A लिमिटेड। A लिमिटेड ने B लिमिटेड को पूरा कंट्रोल कर लिया। A लिमिटेड जो है B लिमिटेड को पूरी तरीके से होल्ड कर रही है। तो इस केस में जो A लिमिटेड है उसको बोलेंगे हम होल्डिंग कंपनी, यानी ये वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उसको बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। वहीं दूसरी कंपनी, जो कंपनी कंट्रोल हो रही है, B लिमिटेड यहाँ पर कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। तो जिस कंपनी को कंट्रोल करा जाएगा उसको बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी, और जो कंपनी कंट्रोल करेगी उसे बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं होल्डिंग कंपनी की, कंट्रोल करने वाली कंपनी की। कई बार इस चैप्टर को जो है दूसरे नाम से भी दिया होता है कई बुक्स के अंदर, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसका मतलब भी यही है। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट चैप्टर आता है जो कि है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये पूरा थ्योरी चैप्टर है, इसके अंदर ज़्यादातर थ्योरी बातें हैं। इसके अंदर हम XBRL रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुटनोट्स पढ़ते हैं, सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ते हैं, AS 17 पढ़ते हैं, ट्रिपल बॉटम एंड CSR रिपोर्टिंग पढ़ते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो ये टोटल 18 चैप्टर हो गए। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया सिलेबस का कि आपको आखिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ना क्या है।